स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जो हम जियोग्राफी पढ़ रहे थे उसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को हमने निपटा दिया है और आज चैप्टर 3 की बारी है। और बीच में 2 दिन नहीं वीडियो आया था। एक तो कल गुरुवार को और नहीं कल शुक्रवार को और गुरुवार को। ठीक है, इसका कारण था कि एक तो प्रेजेंटेशन भाई पहले से नहीं बनी थी, पीपीटी जो इसको बोलते हैं वो पहले से बनी हुई नहीं थी। हमने कुछ थोड़ा नया किया है और कुछ प्रेजेंटेशन को अलग ही लेवल के लिए, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे वीडियो देखने के बाद आप इजीली नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लेट हो गया और नहीं 2 दिन नहीं आया, इसके लिए क्षमा के प्रार्थी हैं। और इस संडे को भी वीडियो डाल देंगे जिससे कि आपकी भरपाई हो जाएगी। और ये यहाँ पे आप 12 देख के चौंकाइए मत, ये भूगोल की 12वीं क्लास है, ना कि जल संसाधन की 12वीं क्लास है। जल संसाधन का मतलब है 12वां लेक्चर्स है, मतलब इससे पहले 11 क्लासें हो चुकी है। ये 12वीं हैं, 13वीं और 14वीं, लगभग 14 तक हम इसको निपटा देंगे। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि पहले जल का वितरण क्या है, फिर जल की दुर्लभता है, उसके क्या कारण है, उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो ये राजस्थान मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए विशेष रूप से हैं और जिनके जैसे यूपी के सिलेबस में ये सेम टू सेम है। तो मैं तो कोई और कुछ डाल नहीं रहा हूँ, डालूंगा तो जो पिछले साल के प्रश्न उत्तर है वे राजस्थान के डालूंगा और कहीं के नहीं डालूंगा। ठीक है, और ये सामाजिक विज्ञान है और भूगोल है, आप सभी को पता। और ये वाटर रिसोर्सेज अपने चैप्टर का नाम है। तो फिर शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोड के साथ। मोटिवेशन कोड क्या है कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये किसने कहा था? ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अभी उठो और जाग जाओ और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य ना मिले। अब किसी बच्चों का कोई लक्ष्य है, किसी का कोई है, तो वो लक्ष्य जब प्राप्त ना करो तब तक नहीं रुकना है आपको। ठीक है, और अब ये अपना चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, तो इसको हमें पढ़ना है। पेन का रंग कर देते थोड़ा थोड़ा, क्या पेन का रंग कर देते काला और पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे 2 शब्द हैं, जल और संसाधन। संसाधन का तो मतलब यही है कि जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, पर्यावरण में उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसे संसाधन कहते हैं। और जल क्या है? जल क्या है कि जल के बिना जीवन नहीं है। जैसे एक कोड, जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं, जल है तो कल है, ये सब है। इनका कहने का मतलब है कि यदि पानी नहीं है तो हमारा जीवन संभव नहीं है, बस ये बात है। तो फिर आगे देखते हैं। अब जल के कुछ रोचक तथ्य हैं। कैसे तथ्य हैं? रोचक तथ्य हैं। आप देख के और एंजॉय करो कि पानी के कैसे कैसे तथ्य। पहला है कि पृथ्वी पर, पहली बात तो कि पृथ्वी का 3/4 भाग पे जल है। तो आप बोलोगे सर जब 75% जल है तो फिर जल का काहे संरक्षण करना है, काहे जल की कमी है? जल की कमी है जब आप इन तथ्यों को देखेंगे कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का अगेन 97.5 समुद्र और महासागरों में पाई जाती है। कहीं कहीं ये 96 है, कहीं 97 है। मैं खुद कंफ्यूज था और मैंने 97 लिख लिया है। शायद एनसीईआरटी में 96 था। देखो पीछे 2.5% रहता, तो फिर यहीं से अकॉर्डिंग तो 98 और 90, हाँ ठीक है, ये सही है। क्योंकि 2.5% मीठा पानी है ये दुनिया में, ये शाश्वत सत्य समझ लो आप। तो 97.5% तो हो गया। एनसीईआरटी में थोड़ी गलती है, 96 लिखा है पर रियल में 97.5। और जो मीठा पानी है वो 2.5% है, और जो 2.5% है उसका 70% बर्फ या ग्लेशियर है। देखो मतलब समझ रहे हो तुम कि एक पानी है
पूरी धरती पर 75%, यानी उसको 100% माने। यदि उस 75% का 97.5% खारा है तो पीछे 2.5% बचा। उस 2.5% का 70% क्या है? बर्फ है। तो पीछे 30% तो रहा, वही है हमारा भूमिगत झील, भूमिगत जल, यानी वो हमारे लिए पीने योग्य। बात यही है कि जो पीछे बचता है पानी उसे हम पी सकते हैं। देखो एक डायग्राम से समझते हैं कि दुनिया में लगभग 75 3/4 बोल दिया 75%। अब इसका 97.5 ये है खारा पानी। छोड़ो इसको, यानी कि हमारी इस 75% का 2.5% हमारे पीने योग्य है। इसमें से भी 30% हम पी सकते हैं, 70% मीठा पानी बर्फ के रूप में। यानी 75% का 2.5% मीठा है, उस 2.5% का 30% भूमिगत जल के रूप में या झील के रूप में है। प्रति व्यक्ति वर्ष जल की उपलब्धता के मामले में भारत का विश्व में 133वां स्थान है। ये एक ठीक ठाक प्रश्न बन सकता है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो 133वां है। हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ये इन तथ्यों से थोड़ा अलग है, फिर भी तथ्य ही है कि हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर पृथ्वी अपने महासागरों के कारण यहाँ पे मिली, देखो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, नीली दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। समझ गए? नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे। अब भैया आगे क्या आप जानते हैं? एक बात आप ध्यान रख लो कि आपकी जो जियोग्राफी की बुक है उसके अंदर क्या आप जानते हैं, जो बॉक्स में लिखे हैं वो एक भी मत छोड़ना, वो आपके लिए रामबाण है। वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। कोई किसी टॉपिक के बारे में लिखा है तो वहाँ से प्रश्न आ सकता है, इसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो मेरी मानो तो उसको किसी भी हालत पे छोड़ना नहीं है, वो हमारे लिए रामबाण है। तो रामबाण को कोई नहीं छोड़ता है। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन, मतलब इसके ऊपर क्यूब लगा है, किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक होगी। समझ रहे हो बात को? बढ़ रही है, पानी की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल को व्यर्थ करता। देख लो भाई, एक नल में से एक टीपा टपक रहा, हम देख रहे हैं कि क्या एक तो ही जा रहा है, वो क्या कहते हैं, मतलब एक ही तो टीपा पड़ रहा है, पर वो पूरे साल में 1200 लीटर। समझ रहे हो भाई? 1200 लीटर होता पानी। औसतन भारतीय नागरिक प्रतिदिन 150 लीटर पानी का उपयोग करता। आप कमेंट करके बताओ कि आप कितना करते हो एक दिन। देखो कि मैंने पूरे दिन में कितना लीटर पानी का उपयोग किया, उसका औसत निकालो। आपने जल बाजार के बारे में सुना होगा, क्या आपने सुना है? सुना है आपने जल बाजार के बारे में? सौराष्ट्र प्रदेश, सौराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली क्षेत्र के आसपास तालुकों से पानी खरीदने पर पूर्ण रूप से निर्भर है। मतलब वहां से उन्हें पानी खरीदना ही पड़ता है। तो समझ लो उनकी क्या समस्याएं होंगी। कोई दूध खरीदता है, बिस्किट खरीदता है, ब्रेड खरीदता है, वो पानी खरीदते हैं। देखो भाई, और अब ये है जल का नवीकरण। जल एक नवीकरण संसाधन है, तो जल का नवीकरण कैसे होता है देख लो। 12मासी नदियाँ कैसे होती है? यहाँ देखो, ये मान लो ये कोई पर्वत है, यानी पर्वत है तो यहाँ से पर्वत का टॉप फ्लोर है और यहाँ से जल का बहाव आ रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है? समुद्र में जा रहा है। और ये बादल, यहाँ से बारिश हो रही है तो वर्षा से यहाँ पे एक
खड्डा था तो यहाँ पे एक झील भर गई। अब समुद्र में जो मीठा पानी गया है उसका संघनन या वाष्पीकरण से ऊपर संघनन से बादल बन जाएंगे सूर्य के प्रकाश से, और हवा से इधर जाके यहाँ से बढ़ जाएंगे और यहाँ से वापस समंदर में। तो ये एक तरीका जल संघनन है, जल चक्र है। वायुमंडल की कुल जल वाष्प का लगभग 80% भाग महासागरों से प्राप्त होता है। ठीक है। जल की दुर्लभता, जल दुर्लभता ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2016 में प्रश्न आया था कि जल दुर्लभता पे टिप्पणी लिखो, तो प्रश्न बिल्कुल आ सकता है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। प्रश्न जरूर बन सकता है कि जल दुर्लभता पे टिप्पणी लिखो। जल दुर्लभता से आप क्या समझते हैं, और जब आपका ये क्या कहते हैं उसको ब्लूप्रिंट आ जाएगा तब हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना शुरू कर देंगे। तब तक हमारे हाफ ईयरली एग्जाम तक आपको सीधा पढ़ना पड़ेगा, यानी कि तब तक अपन एक एक बार पूरे पाठों को पढ़ लेंगे और उनका रिवीजन भी कर लेंगे। और मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक यानी मंडे से एक क्लास को इसी यानी 3 बजे एक साइंस की लाएं और एक इसकी लाएं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो सर हैं शिवम सर के बारे में मैंने बताया था वो नहीं आने वाले। ठीक है, तो उनको छोड़ो। अब जल दुर्लभता क्या है, हम टॉपिक से भटक रहे हैं, टॉपिक से हमें नहीं भटकना चाहिए। जल दुर्लभता से ऐसा अनुमान है कि 2025 तक भारत उन क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा वहाँ पानी की भारी कमी नहीं भारी कमी है, ये ऐसा अनुमान है। ठीक है, 25 तो आ गया भाई, अनुमान झूठा है सच है पता नहीं। 23 आ जाएगा, फिर 2 साल ही रहेंगे, देख लेना अपन जिंदा ही बैठे खाएंगे। जल की दुर्लभता का मुख्य कारण है कि जल का अत्यधिक दोहन, अत्यधिक इस्तेमाल और विभिन्न सामाजिक समूहों में असमान वितरण। कहीं पानी का वेस्टेज कर रहे हैं और किसी के पास पीने के लिए पानी नहीं है। जहाँ जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है, हमारी दैनिक कामों के अलावा अधिकतर आर्थिक क्रियाओं के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। सिंचाई विंचाई सब होते हैं जल से ही होते हैं। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जल की भी मांग बढ़ रही है, लेकिन भूमिगत जल प्राकृतिक तरीके से रिचार्ज यानी दोबारा से तैयार नहीं हो रहा है, वो बाधित हो रहा है। अब उसके कुछ कारण है, देख लो। जल दुर्लभता, पहला सिंचाई। खेतों में सिंचाई के लिए उपलब्ध निजी कुओं और नलकूपों के कारण भूमिगत जल स्तर नीचे गिर गया है। और देखो, जिनके पास पर्सनल कुआं होता है ना, वे पानी की ज़्यादा केयर नहीं करते। नलकूप होता पर्सनल, तो वे फालतू में पानी को उड़ेलते रहते हैं खेतों में। जहाँ पे बहुत कम ज़रूरत होती है वहाँ पे फालतू में क्या फसल ज़्यादा होगी, ज़्यादा पानी से ज़्यादा फसल नहीं होती। ठीक ठाक है, सीमा पे सब होता है, पर जितनी आवश्यकता होती है उससे भी ज़्यादा पानी उड़ेलते हैं, क्योंकि उन्हें क्या होता है कि खुद का कुआं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फिर भी उससे भूमिगत जल को भी प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और लोगों के लिए जल की उपलब्धता कम हो जाती है और भूमि सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। ठीक है, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण लवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि देखो औद्योगिकरण में बहुत ज़्यादा जल का उपयोग होता है। जो भी फैक्ट्रीज होती है उनमें बहुत ज़्यादा जल होता है, और जितना जल का भी यूज़ करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वे कोई नदी नाले में डाल देते हैं, जिससे वो नदी प्रदूषित हो जाती है। जमीन के ऊपर कंक्रीट के मकान, कारखाने और सड़कें बनने से जमीन में जल सूखने की क्षमता कम हो गई है। जमीन के ऊपर ये ठोस कंक्रीट की चीज़ें बन जाती है, इसलिए पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं पाता है। इसलिए अब वर्षा का पानी जमीन के अंदर रिसाव कम हो गया है और भूमिगत जल ठीक से रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। तेजी से होने वाले वनोन्मूलन के कारण भूमिगत जल के प्राकृतिक रिचार्ज में कमी हो रही है। जो वनोन्मूलन हो रहा है, मतलब वनों का ह्रास हो रहा है, यह भी एक मुख्य कारण माना जाता है। खराब गुणवत्ता के कारण जल दुर्लभता, मतलब पानी तो पड़ा है पर वो किसी कारण प्रदूषित हो गया है। अब वो हमारे सामने पड़ा पर उसे पी नहीं सकते हैं, यानी पानी पड़ा है पर पानी खराब हो गया है। इसके कारण हमें दुर्लभता मिल रही है, किसकी? जल की। कई स्थानों पर भूमिगत जल इसलिए प्रदूषित हो गया कि वहां पर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल हुआ है।
ये ये सब जो गैर जिम्मेदार किसान होते हैं ना, ज़्यादा फसल की लालची, वे डालते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में उर्वरक और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। कई स्थानों पर भूमिगत जल इतना प्रदूषित हो चुका है कि हमारे इस्तेमाल की लायक भी नहीं है। और दूसरा कारण क्या है कि नाले का पानी अक्सर बिना सुचारू उपाय किए बिना नदियों और तालाबों में बहा दिया जाता है, जिससे नदी नाले प्रदूषित हो जाते हैं। और तीसरा कारण मैं बता देता हूँ कि जो बड़े कल कारखाने होते हैं उनके अंदर जो पानी वेस्टेज होता है वो सीधा ही नदी नाले में जाता है। जैसे हमारा एक प्रोग्राम भी चल रहा है नमामि गंगे, जिससे गंगा नदी की सफाई हो रही है, पर उससे पहले वो कितनी गंदी थी। अब देखो जल संसाधन प्रबंधन, अब जल का प्रबंधन कैसे करें। भारत में सदियों से जल संसाधन के समुचित प्रबंधन के लिए तरह तरह की संरचनाएं बनाई गई है। कौन कौन सी बनाई है। पहली है इलाहाबाद के नज़दीक सरंगबेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए उत्कृष्ट जल संगठन तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई के तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। यानी कि देखो हमारे पूर्वज कितने जागरूक थे। और कलिंग उड़ीसा में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, वेलूर कर्नाटक में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में, कलिंग उड़ीसा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बेलूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के सबूत हमें मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक, देखो यहाँ पे लिखना था भोपाल और लिख लिया गोपाल, और ये नहीं है, यहाँ पे लिखना आया था झील। पता नहीं काहे का टाइपिंग करते हैं। भोपाल झील 11वीं सदी में बनाई गई है। ये अभी ये 14वीं लिख लिया, यहाँ पे लिखना था 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में पेयजल सप्लाई के लिए एक बहुत बड़ा हौज बनाया था, खास हौज। ठीक है, किसके लिए, जनता के लिए बनाया, और किसके लिए, हमारे लिए तो बनाया नहीं। अब आ गया आधुनिक जल संरक्षण और प्रबंधन। अब करंट में क्या कर सकते हैं। बांध एक, अब ये देखो ये बांध ये, ठीक है, आधुनिक जल संरक्षण का बहुत अच्छा तरीका बांध है। अब बांध के बारे में पढ़ेंगे। बांध एक अनुरोध है, वाह भाई वाह। बांध एक अवरोध है, ठीक है, लिखना अवरोध है। बांध एक अवरोध है जो जल को बहने से रोकता है। समझ गए बांध का क्या काम है। बांध एक अवरोध है यानी एक बैरियर है जो क्या करता है कि पानी जो चलता है उसे रोकता है और एक जलाशय बनाने में मदद करता है। इससे बाढ़ आने से तो रोकती है ही है, रोती है। लो भाई, आज पता नहीं बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, मैं इसको सही कर दूंगा, ठीक है। तो बाढ़ आने से तो रोकती है, जमा किया गया जल सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल की आपूर्ति एवं नौवहन आदि में सहायक होता है। आधुनिक भारत में बड़े पैमाने पर बांध बनाने की शुरुआत 1948 ईस्वी में शुरू की गई, जब दामोदर घाटी निगम की शुरुआत हुई। यहाँ से एक नंबर का प्रश्न बहुत अच्छे से बन सकता है कि आधुनिक भारत के बड़े पैमाने पर बांध बनाने की शुरुआत कब व किसने, और मतलब कौन से निगम की स्थापना करने के बाद में हुई और उस निगम की स्थापना कब हुई। ठीक है, वर्तमान समय में 4000 से अधिक छोटे मोटे बांध है कहाँ, भारत में। ठीक है, अब उन बांधों के बारे में देख लेते हैं। पहला है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। टिहरी बांध उत्तराखंड के ये सबसे ऊंचा बांध है। और देखो मैं आपको बता देता हूँ 4 चीजें। सबसे बड़ा बांध हीराकुंड,
सबसे बड़ा कौन सा? हीराकुंड। दूसरा सबसे ऊंचा? भाखड़ा नागल। तो फिर ये क्या है? तो पहला तो है हीराकुंड सबसे बड़ा बांध। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। कौन सी नदी? महानदी पे। कहाँ? उड़ीसा में। दूसरा, भारत का सबसे ऊंचा बांध। देखो यहाँ मैंने पूछा ऊंचा बांध, तो ऊंचा बांध कौन सा है? ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। और कंक्रीट से बना भारत का पहला या बड़ा बांध, तो ये बांध है नर्मदा नदी पे स्थित सरदार सरोवर बांध। तो टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। देखो एग्जाम में इस साल आया था, मेरे को याद है 2022 वाले में, 21-22 वाले में 10वीं में पूछा था कि टिहरी बांध किस नदी पे बना हुआ। ठीक है, तो जिन बच्चों ने गंगा लिखा है तो उनका बिल्कुल गलत है, और भागीरथी लिखा है तो सही है। इसकी ऊंचाई 261 मीटर है और ये विश्व का 8वां ऊंचा बांध है। ठीक है, तो समझ गए कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये टिहरी बांध। कंक्रीट से बना विश्व का दूसरा बांध, दूसरा बड़ा बांध, तो नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर बांध कंक्रीट से बना दुनिया का दूसरा बड़ा बांध है, और यह भाखड़ा नागल और टिहरी बांध के बाद भारत का तीसरा ऊंचा बांध है। तो भाखड़ा और नागल, देखो ये इनके बारे में मैं अब आज बता देता हूँ, या फिर 5वें चैप्टर में बताएंगे। भाखड़ा और नागल ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग जगह हैं, एक भाखड़ा और एक नागल। तो और ये दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, पर दो बांध बनाए गए हैं और इनको एक नदी पे बनाया गया है, इसलिए इनको साथ में कहा जाता है, भाखड़ा और नागल बांध। इनके बारे में आप यूट्यूब पे देख लेना, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है। ठीक है, भाखड़ा नागल और टिहरी बांध तीसरा ऊंचा बांध है भारत का। देखो ये 261 मीटर ऊंचा है। टिहरी बांध का ऊंचा होने का एक मुख्य कारण है कि ये पहाड़ी क्षेत्र में। और अब एक स्टेटमेंट है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। उनका मानना था, भारत के आधुनिक मंदिर की संज्ञा किसने दी थी? बांधों को, जवाहरलाल नेहरू ने। उनका मानना था कि परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और औद्योगिकरण तथा शहरी नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी, ये उनका मानना था। अब ये देख लो, मैं यहाँ पे आपको सब क्लियर कर लेता हूँ। ये है कि भारत की मुख्य नदी और बांध। हम ऊपर से शुरू करेंगे। सबसे ऊपर सिंधु नदी है, तो यहाँ पे सिंधु नदी हो गई, ये पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, दूसरी झेलम, यही पाकिस्तान में। चेनाब पाकिस्तान में, रावी पाकिस्तान में, सतलज पाकिस्तान में। ठीक है, और यहाँ पे सलाल प्रोजेक्ट है, और भाखड़ा नागल यहाँ पे बना है। ठीक है, यहाँ पे ये भाखड़ा और नागल, उत्तराखंड में नागल है और पंजाब में भाखड़ा है। और यहाँ से व्यास नदी है, और यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो पश्चिमी राजस्थान में आती है, बहुत बड़ी नहर है। और इधर वापस आ गया टिहरी, और यहाँ से गंगा नदी, नरोरा इस साल आया था अपने 2022 के राजस्थान बोर्ड के मानचित्र में। 23वें प्रश्न पूछा था कि नरोरा को अंकित करो। ठीक है, तो नरोरा ध्यान रखना, यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। और इधर से देख लो, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है। गांधी सागर ये राजस्थान के जस्ट नीचे से मध्य प्रदेश में। कोटा बैराज ये कोटा में, कोटा राजस्थान में। चंबल नदी है, देखो चंबल नदी यमुना में जाती है और यमुना गंगा में जाती है। ठीक है, और आगे घाघरा नदी भी आती है, गंडक भी आती है, सोन भी आती है, कोसी भी आती है, ये सब गंगा में मिलती है, तभी तो गंगा पहुंचती है वहाँ पे। और इधर हीराकुंड बांध उड़ीसा में, गोदावरी आ गई इधर, और इधर ये सरदार सरोवर बांध, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर ये कहाँ पे बना है? तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी दोनों जहाँ पे मिलती है उसके आगे बना है। और कावेरी नदी, बस इतना ही है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। और आज हमारे जो लोकल वीडियो होते हैं, यानी हमेशा के आते हैं, वो लगभग 15 समथिंग होते हैं, 11 से 15 मिनट के बीच में होते हैं। फिर भी आज हमारा वीडियो पूरा
25 मिनट का हो गया है। तो ये सब आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हो रहा है और हमें सिलेबस जल्दी जल्दी पूरा कराना है। फिर साइंस का भी कराना है और इसके भी रिवीजन करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं और भी बहुत सारा अभ्यास करना है। इसलिए हम अभ्यास जल्दी से करा रहे हैं। और एक बार लाइक कर लो वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कमेंट कर दो। लगता क्या है, ये सब हम आपके लिए कर रहे हैं। देखो बहुत मेहनत करते हैं हम, बहुत मेहनत। अब आपको बताएं कैसे कि हम इतनी करते हैं, आप देख लो मेहनत हमारी, तभी तो प्रेजेंटेशन आपके सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रहे हैं। बस ये हमारा प्यार, आपका प्यार और हमारा जो भी है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और लाइक कर दो, कमेंट कर दो और एक सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। ओके बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी यहीं से मैं बता देता हूँ, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है। तो बस उसमें मिल जाना। और आज के लिए ठीक है, पूरा हो गया।